आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं बाबा, ताऊ और सरदार के साथ। 125वां एपिसोड है। ये आदत पड़ गई है मेरी, बाबा, ताऊ और सरदार के साथ। अगली चिट्ठी इंजी भाई की है गुड़गांव से। ताऊ, बाबा, सरदार को राम राम। अपना पहला पत्र 3 बार रिवाइंड करके सुन चुका हूँ, अच्छा लगा। अगर बहादुरगढ़ लंदन वाले भाई पोस्टर बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो बता दें, क्योंकि थोड़ी जगह तो तेरा भाई भी डिजर्व करे। शादी का सीज़न शुरू होने वाला है तो घर में गांव वाले कज़न की शादी का डिस्कशन चल रहा है। 12वीं भी ढंग से नहीं किए, पर लड़की नौकरी वाली हो इसकी उन्हें अपेक्षा है। पिछले एपिसोड में टोटल फर्टिलिटी गिरने पर बात हुई तो एक आर्टिकल याद आया जिसमें ये लिखा था कि जैसे जैसे TFR गिरेगा, महिलाओं के बच्चे पालने में लगने वाला वक्त कम होगा। इस तरह वो वर्कफोर्स में अपनी जगह बनाने पर ध्यान दे सकती हैं। अब आर्टिकल में आया है तो ठीक ही होगा। मैंने तो अपने गाँव में अलग ही ट्रेंड देखा है। आज से कुछ साल पहले तक बहू का नौकरी करना ज़्यादातर लोगों को गवारा नहीं था। उन्हें लगता था कि लड़की कहीं तेज़ न निकले। अब हाल ये है कि सबको वर्किंग लड़की चाहिए, और सरकारी हो तो और भी अच्छा। लड़के हमारे राजा बाबू बनकर बैठेंगे जी। एक लड़के को कहते सुना कि काम क्यों करना है, पत्नी का क्रेडिट कार्ड तो मेरे हाथ में ही है। पर मुझे ये आज़ादी सांकेतिक ही लग रही है। पैसों का लालच है, वरना आज़ादी देने की मंशा कभी थी नहीं। बहू नौकरी करेगी और घर वापस आकर उसे बाकी चीज़ों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, भले ही पहले से थोड़ी कम। नहीं करेगी तो आखिरी बताई जाएगी। धीरे धीरे शायद ये जिम्मेदारियां, 2 जिम्मेदारियां उठाना नॉर्मलाइज भी हो जाए। कोई भी आर्म चेयर स्टैटिस्टिशियन ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि TFR गिरने से मिलने वाले वक्त का रिजल्ट विमेन डेवलपमेंट पर है, पर क्या वो दोहरे बोझ को समझेगा? शायद थोड़ा नकारात्मक साउंड कर रहा हूँ। डिबेटिंग में सिखाया है कि ऑलवेज कंपेयर इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल बेनिफिट एंड नॉट एब्सोल्यूट। इसलिए दूसरा पहलू ये हो सकता है कि जो आज़ादी उन्हें पहले पूरी तरह से मना थी, वो अब किसी फॉर्म में धीरे धीरे मिलने लगेगी। आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ। जय हो इंजी भाई, गुड़गांव। संक्षेप में एकदम दे दीजिए, क्योंकि चिट्ठियाँ आज बहुत ज़्यादा हैं और मैं अभी भी सारी चिट्ठियाँ नहीं ले पा इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे ये सोनीपत, पानीपत, रोहतक, नजफगढ़ प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि बहुरिया जो है वो नौकरी में हो। उसके 2 लाभ उनको दिखाई देते हैं। एक तो ये बता देना। हाँ, एक तो ये लाभ है कि वो पैसे लाके कुछ आर्थिक योगदान देगी परिवार में, और दूसरा ये है कि उसकी शय में जो परवरिश होगी बच्चों की, तो वो अंग्रेजी दाँ होंगे और बाहर की दुनिया की तरफ देखने वाले होंगे। तो उस एपिसोड को आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, लिंक डलवा देंगे इसमें। चिट्ठियाँ बहुत, लेकिन एक सवाल इस एपिसोड में हम तुमसे पूछना चाहते हैं सरदार से, क्योंकि बोलने का मौका सरदार का काम केवल प्रश्न पूछना है। इससे हम लोगों ने कभी सवाल पूछा नहीं। पूछे। तो आप रेडियो करते हुए दूसरे संस्थान में हैं और आप बहुत सारा रेडियो कर रहे हैं, तो एज ए प्रोडक्ट आप जब इस पूरी संकल्पना और इस पूरी तैयारी में रहते हैं, तो कहाँ कहाँ पे पीड़ा और कहाँ कहाँ पे सुख होता है 3 ताल को बरतते हुए? पीड़ा तो नहीं होती। ऐसे 3 ताल के बारे में एक चीज़ है कि जब हम कोई भी पॉडकास्ट बनाते हैं ना, उसकी स्क्रिप्ट, उसकी राइटिंग, उसकी रिसर्च, तो हमें मालूम है कि ये काम है। 3 ताल के 125वां ये एपिसोड है। इसको करते हुए ये ऐसा लगा नहीं कि ये काम है। मैंने बड़ा बहुत खुशनसीबी की तरह इसको देखा कि मुझे आप दोनों के साथ बैठ करके 2 घंटे हफ्ते में हर रोज़ करने का मौका मिल रहा है, जो जैसे 3 तालियों के जीवन दर्शन में कुछ संशोधन इस पॉडकास्ट के साथ आए होंगे कि उनमें से कुछ अतिरिक्त चश्मदीद बन गए। एब्सोल्यूट तो कुछ नहीं हो पाता, लेकिन कुछ अतिरिक्त चश्मदीद हो गए, कुछ अधिक बेफिक्र हो गए, कुछ लोगों ने अपने हार्ड डिस्क की जगह को लेकर के वो अतिरिक्त सावधान हो गए। तो मैं 3 तालियों से इसलिए भी रिलेट कर पाता हूँ कि ये सारी प्रक्रिया इस बातचीत में सबसे नौजवान और सबसे कम अनुभवी होने के नाते मेरे साथ भी हुई है। तो अगर 3 ताल सुनते हुए कोई भी सुनने वाला ये दावा करे कि वो इवॉल्व हुआ है किसी भी बौद्धिक, वैचारिक, राजनीतिक, सामाजिक समझ के स्तर पर, तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले मैं शामिल हूँ और वो मैं बहुत महसूस करता हूँ। तो इस लिहाज से 3 ताल जिस भी दिन होता है उस दिन एक हमेशा एक अतिरिक्त उत्साह, उस दिन मैं सिर्फ अपने अंगूठों पे चलता हूँ, एड़ियाँ टिकती नहीं नीचे। तो उस दिन मुझे यह कि यार आज करना है, आज ये टॉपिक है, क्या बोलेंगे आप, क्या उसमें जोक आएगा। तो वो एक इस हफ्ते भर के काम का जो एनर्जी बूस्टर मेरे लिए रहता है,
वो 3 ताल है जो अक्सर हम थर्सडे या फ्राइडे रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं मंडे आने के साथ ही मैं लुक फॉरवर्ड करने लगता हूँ कि अब फ्राइडे आएगा और इस बार क्या टॉपिक। हाँ, लेकिन कंटेंट के बरक्स नहीं, लेकिन प्रोडक्शन के लिहाज से आप, क्योंकि आप ये प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं जिसमें आप उस दिन की खबरें पढ़ रहे हैं, आप ऐसे प्रोग्राम भी कर रहे हैं जो विशेषज्ञों पर आधारित हैं, आप ऐसे कार्यक्रम भी कर रहे हैं जो निरह साहित्य। नहीं समझ गया मैं। हाँ, तो और आप इसके पहले भी एक ऐसे संस्थान में काम किए हैं जहाँ पे आप रेडियो ही कर रहे थे। तो मैं केवल ये समझना चाह रहा हूँ, और शायद उस जरिए से तमाम सारे श्रोता भी समझ पाएंगे कि 3 ताल के कंस्ट्रक्ट को एज ए ब्रॉडकास्टर आप जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको किस तरह से फिर आप देखते हैं, तो उसमें एज ए क्राफ्ट। हाँ, तो उसमें पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोगों ने जब ये तय किया था कि हम भी होता होगा हम लोग 2.5 घंटे को एडिट करने, मतलब शुभम तो 5 घंटे सुनता होगा। उसमें क्या है कि टीवी प्रोग्राम और किसी भी तरह के अन्य प्रोग्राम में ये रहता है कि आप कुछ फिल्टर्स लेकर के रखते हैं कि आप ये यहाँ नहीं कह सकते हैं। और 3 ताल के साथ हमने ये कहा है कि उस फिल्टर को बहुत महीन कर लिया है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ नहीं कह सकते, पर उसको हम पुश करते रहते हैं बाउंड्रीज को। मंदाकिनी है, क्योंकि हमें मालूम है कि शुभम तिवारी उधर बैठा है और वो पोस्ट प्रोडक्शन में देख लेगा कि कुछ भी ऐसा ना जाने पाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मान लीजिए 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है और उसमें कोई एक ऐसा शब्द, कोई ऐसा वाक्य हो सकता है जो गलत नीयत से बोला ना गया हो, पर सेंटेंस फॉर्मेशन में इस तरह से आ गया कि कोई इसको गलत समझ सकता पूरी है। तरह यह उंगली मेरी तरफ उठती है। नहीं एडिट सिर्फ मैं होता हूँ तो नहीं, पर मैं राजी होकर एडिट होता हूँ। मुझे भी पता होता है कि मैंने जो बोल दिया है। और नहीं, कई बाबा को भी कई बार हम लोगों ने एडिट किया उस लिहाज से। बाबा को इस लिहाज से एडिट कई बार करना पड़ता है, कई बार हमने कहा है कि कर देना। हाँ, इनको अतिरिक्त विस्तार हो जाता है तो बाबा थोड़ा को बीप भी लगाना पड़ा है, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, बीप भी लगाना पड़ा। तो वो है, मतलब ये समझें कि जितना रिकॉर्ड करने में समय लगता है इसे, उससे ज़्यादा उसका 125%, 150% समय उसको एडिट करने में लगता है। उसके बाद हमारी जो साउंड टीम है वो उस पर बैठती है। किसी भी तरह का ऑडियो करेक्शन की अगर ज़रूरत हो कि मेरे लेवल्स कम हो गए ऑडियो के, मैं माइक से थोड़ा दूर जा कर के बोलने लगा हूँ, तो वो सब चीज़ें बैलेंस होती है कि कान में आपको सुनते हुए किसी भी तरह का खटका ना लगे। ऐसा ना लगे कि अचानक वॉल्यूम बहुत बढ़ गया। बाबा यहाँ पर चिल्लाए थे कुछ एग्जाम्पल देते हुए, और उस वॉल्यूम को हम इस तरह से यूनिफॉर्म कर देते हैं कि वो कान में आपके हेडफोन में खटकेगा नहीं। उसके बाद फिर उसका पब्लिशिंग का काम शुरू होता है। तो मैंने ये एक, मतलब मैं शुभम तिवारी इस बात को ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, पर इनसे जो बात होती है और जो लोग वीडियो एडिट करते हैं 3 ताल का, उनसे जो बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि हम जब इसको एडिट करते हैं तो एक स्थायी सी मुस्कान 2-2.5 घंटे बनी रहती है और वो बीच में कम होती है, फिर आ जाती है। तो इसलिए वो एडिटिंग, वो पोस्ट प्रोडक्शन इन लोग पेन नहीं है। फन, हाँ, वो पेन नहीं है। तो पेन सिर्फ एक ही बात का मुझे रहता है, और चूंकि सैटरडे पब्लिश होता है, कि कभी कोई ऐसी बात ना चली जाए कि हमें हाजिरी देनी पड़े कचहरी में। तो वो शुभम संपर्क में रहते हैं लगातार, और कई बार क्लिप्स काट के भेजते हैं कि ये 1 मिनट का सुन लीजिए, इसको ओके कर दीजिए, तो फिर मैं तो ये 1 मिनट का भेजते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये एक वाक्य हटवा दो इसमें से, बाकी ठीक है। हेडलाइन पे बड़ा मंथन होता है। तो हेडलाइन के ऐसा है कि अब हम मोस्टली 3 चीज़ें, मुझे सबसे जो रोचक जो लगता है 3 ताल में, जब वो पब्लिक किया जाता है तो उसका हेडलाइन ही सबसे रोचक लगता है। हाँ, मैं आज तक 3 ताल के हेडलाइन से सहमत नहीं हुआ हूँ। हम भी नहीं हुए, लेकिन रोचक लेकिन कभी भी ये बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि होता है रोचक है। हाँ, रोचक होता है, क्योंकि हमने बात जो की है उसमें से 3 चीजें निकालना। नहीं, कुलदीप उसमें पलट के कह सकता, तो फिर आप बता दीजिए क्या लिखे। ये बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो फिर हर हफ्ते पूछने लगूंगा, आप बता दीजिएगा तो कोई जवाब नहीं है। तो हम लोग ऐसा शुभम एडिट करते हैं, तो शुभम ऐसी 20 चीज़ें निकालते हैं जो हेडलाइन के कारक पद हो सकते हैं। हाँ, कीवर्ड्स। तो ऐसी 20 चीज़ें वो मुझे भेज देते हैं। फिर मैं उनको एक बार देखता हूँ कि क्या रिहैश किया जा सकता है, क्या इसको वो किया जाता है, और उनमें से 3 फाइनल करके फिर हम फाइनल हेडलाइन देते हैं। कभी कभी मैंने ये नोटिस किया है कि हमने बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है, पर हेडलाइन में जो है ना वो 3 ऐसी चीजें हैं, लेकिन उसका काट नहीं है कोई, इसलिए मैं कहता नहीं, जाने दो। मैं देख लेता हूँ ट्विटर इत्यादि पे, और मुझे लगता है कि मैं इसमें इंटरफेयर करने के काबिल नहीं हूँ। हाँ, खैर, अगली चिट्ठी। पूर्णिमा कुरजातकर
हाय, क्या इंस्टाग्राम मैसेज को भी कंसिडर कर सकते हैं? कन्वीनियंट है, घर पर 1.5 साल का एक शैतान बेटा है और 32 साल का उससे भी शैतान उसका बाप, तो लेटर पोस्ट करना मुश्किल है। जय हो जय हो जय हो, 3 ताल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। नॉस्टैल्जिक, सार्कास्टिक, सटायरिकल, कॉमिक और एकदम दिल तक पहुंचने वाले विषय लेकर उनको इतनी सरलता से पेश करना सच में सराहनीय काम है। रात की शांति में जब बच्चा सो चुका हो और बैकग्राउंड में पति के खर्राटों का प्रकोप चल रहा हो, दोनों कान में एयरपॉड्स लगाकर लूप में आपके पॉडकास्ट सुनना और सुनते सुनते बंद आंखों में मुस्कुराना, ये मेरा अब रूटीन हो गया है। ये 2 शैतान बच्चों से निकल के 3 शैतान बच्चों को सुनती हैं। बहुत हिम्मत है। मैं बहुत समय से अलग अलग पॉडकास्ट फॉलो कर रही थी। अभिजीत चावड़ा अभी तक टॉप लिस्ट पे थे, लेकिन अब 3 ताल ने बहुत बड़े मार्जिन से पहला स्थान ले लिया है। धन्यवाद हिंदी भाषा में पॉडकास्ट करने के लिए। मेरी भी हिंदी आपकी वजह से थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। लाइफ में थोड़ी खुशी बढ़ गई है। माहौल रिलैक्स लगने लगा है। जितना मर्जी भसड़ हो दिन में, रात में 3 ताल सुन के ठहराव आ जाता है, मज़ा आ जाता है। पूर्णिमा कुरजातकर। अगली चिट्ठी है, ये PDF में आई थी, इसका प्रिंट आउट मेरे पास है। विनीत तोमर की है, ये रोहतक हरियाणा से। ताऊ बाबा सरदार को सादर प्रणाम, सभी 3 तालियों को राम राम। मेरा नाम विनीत है और मैं हरियाणा में एक बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। आयुष्कारी वाले आयुष की अनुशंसा पर मैं इधर आ भटका था और सच कहूँ फिर बातचीत सुनकर भटकना भी ज़रूरी था महसूस हुआ। एपिसोड 115 से सुन रहा हूँ और वक्त निकाल कर शुरू से शुरू करते हैं कि तर्ज पे 10 एपिसोड तक पहुँच गया हूँ। बहुत बढ़िया। या यूँ कहें कि कुलदीप जी को जहाँ सरदार कहा जाने लगा है और जाड़ों से लेकर कुल्हड़, गांजा और डेमोक्रेसी पर चर्चा हो चुकी है। उनसे जुड़े किस्से फिर कभी अगर वक्त इजाज़त देगा ये तो। गांजे वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ हाँ। और उसमें गांजे के पौधे से कितने तरह के काम हो रहे हैं इसके ऊपर भी बातचीत की। अभी के लिए करंट एग्रीकल्चर में हम लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी है। बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी के लिए यादों को करंट अफेयर्स में ही रखते हैं। एपिसोड 123 में नकल पर चर्चा हुई, उससे जुड़ी 3 छोटी छोटी यादें। एक किस्सा है कि बीटेक के अंतिम वर्ष में आते आते मैं क्रिकेट कुछ ज़्यादा खेलने लगा था और पढ़ाई कम हो गई थी। मेरा एक बड़ा ख़ास दोस्त है अरिहंत। मैं एग्ज़ाम के दिन उसको बोलता था कि भाई बस हेडिंग बता देना, बाकी मैं खुद लिख लूँगा। इसे भी नकल का एक पक्ष कह सकते हैं। दूसरी बात, जब हम 12th में थे तो मैंने और मेरे दोस्त पीके ने मिलकर एक युक्ति निकाली थी। जो हमारे प्रैक्टिस पेपर की बुक होती थी उसमें सवाल चाहे जो भी हो, जवाब के लिए दिए विकल्पों में अगर AiCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड आ जाए तो वही जवाब सही होता था। तो हमने इसे एक ट्रिक के तौर पर याद कर लिया। असल एग्ज़ाम में एक सवाल आया जो हमें नहीं आता था। मैंने मौका देखा और पीके से पूछा कि फलां सवाल का क्या जवाब है। तो उसने कहा AiCl3 नहीं दिख रहा क्या, लगा दे वही। मैंने भी ध्यान दिया, लगा दिया, इत्तेफाकन जवाब सही था। वाह। तीसरा, 10th क्लास में एक बेहद पढ़ाकू दोस्त नवीन के पैरों के नीचे से गाइड बुक मिली थी, वो भी मैथ्स के एग्ज़ाम में। इस घटना से हमें हद दर्जे का आश्चर्य हुआ। तब समझ में आया कि कभी कभी हकीकत आपकी सोच से भी परे हो सकती है और टॉपर्स भी नकलची हो सकते हैं। एपिसोड 124 में जोड़ियों पर बात हुई, जिसमें बहुत सी जोड़ियों का जिक्र हुआ। वैसे सबके अपने जोड़ीदार भी होते हैं, कुछ कुछ ख़ास उद्देश्यों के लिए। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मेरा एक दोस्त है निट्टू। गांव के रिश्ते में मैं उसका दादा लगता हूं, पर वो मेरे कंधे पर हाथ रख के चल सकता है। जब गांव में किसी दोस्त के घर से न्योता आता है तो खाने के लिए जाने से पहले हम ऐसे बात करते हैं, निट्टू दद्दू बैटिंग करने का टाइम आ गया है। विनीत, आज ज़्यादा भूख नहीं निट्टू। निट्टू, अरे यार तुम स्ट्राइक रोटेट करते रहना, दद्दू हम ताबड़तोड़ खेल लेंगे। विनीत, ऐसे तो तुम थक जाओगे तो कवर्स की तरफ धकेल के स्ट्राइक सरका देना, कोई बॉल ब्रैकेट में मिठाई या कोई भोजन बढ़िया लगी तो हम भी पेल देंगे। निट्टू, साझेदारी लंबी चलेगी फिर तो। विनीत, तो फिर मिलते हैं पिच पर 12 बजे। पहली चिट्ठी है तो गलतियों के लिए माफ़ी की अपेक्षा है, आगे लेखन में सुधार करूंगा। रोहतक हरियाणा से विनीत तोमर। क्या बात। भाई विनीत, निट्टू को भी नमस्कार बोलिए। हाँ, और ये आप शुरू क्यों नहीं करते हैं निट्टू और विनीत संवाद? हाँ हाँ, बढ़िया है दद्दू। बहुत सुंदर लिखा है, क्या बात है। एक चिट्ठी और। ये जो टॉपर्स वाली बात इन्होंने कही ना, टॉपर्स होते ही नकलची हैं। एक टॉपर और जो दूसरा है वो टॉपर नहीं है, वो टॉपर बनना चाहता है, वो टॉपर की नकल करना चाहता है। टॉपर होना एक नकल है जो लोग सदियों से इस दुनिया में करते आ रहे हैं। सामान्य होना कोई नकल नहीं है, उसमें आप ईज ऑफ बिजनेस में हैं। टॉपर होना एक नकल है। मुझे सबसे नंबर 1 पे जो आता है ना अव्वल, उसको हमेशा मैंने शक की निगाह से देखा है।
मुझे दूसरे तीसरे वालों से नहीं होता, पहले वाले पे हमेशा मुझे शक रहता है कि ये रट्टू है। पहले वाले पे ही संदेह है। अगली चिट्ठी प्रणीत की बेंगलुरु से। ताऊ बाबा और सरदार को प्रणाम, आप लोगों को दूसरा पत्र लिख रहा हूँ। मेरा नाम प्रणीत है, झारखंड से हूँ, बेंगलुरु में कार्य के सिलसिले में हूँ। 3 ताल को मैंने नियमित सुनना बंद नहीं किया, इस बीच हालांकि पत्र नहीं लिख पाया। एपिसोड 125 का मंगल अवसर आया तो सोचा कि एक व्यथा जो मन में चल रही है वो साझा करूँ। फरवरी के आखिरी दिन एक प्रतिष्ठित संस्थान पैन अमेरिका ने अपना एक पुरस्कार पेन नाबाकोव अवार्ड हिंदी के कवि साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को उनके अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में योगदान को लेकर दिया। वो ये पुरस्कार पाने वाले भारत के नहीं एशिया के पहले व्यक्ति हैं। और इस खबर की सूचना मिलने पर शुक्ल जी ने दैनिक भास्कर के साक्षात्कार में कहा कि मैंने पुरस्कार के लिए कभी नहीं लिखा। मैं ये निश्चित मानता हूँ कि कोई भी पुरस्कार विनोद जी के लेखन की महानता का बैरोमीटर नहीं है, लेकिन ये खबर कि एक हिंदी के इतने बड़े साहित्यकार का अवार्ड जीतना इतनी बड़ी खबर नहीं बन सका। मैं ये सोचकर मन दुखी होता है मेरा। गूगल करता हूँ तो गिनती के ही आर्टिकल्स में इस खबर पर बात की गई है, जिसमें लल्लन टॉप भी शामिल है। इस खबर का बड़ी खबर ना बनना क्या हमारे समाज के हिंदी साहित्य के प्रति उदासीनता का परिचायक नहीं है? आज भी हमारी जनरेशन, मेरी उम्र 24 वर्ष है, वे या तो पढ़ते नहीं हैं या अगर पढ़ भी रहे हैं तो अंग्रेज़ी में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। मैजिकल रियलिज्म जिसमें अक्सर विनोद जी लिखते हैं, उसके बारे में भी अगर मैं अपने किसी सह पाठक जो मेरे हमउम्र हों उनसे पूछूं तो वो गैब्रियल गार्सिया मार्केज या मुराकामी को ही जानता है, विनोद जी को नहीं। क्या हम अपनी भाषा की सेवा करने वाले लोगों का सही से सम्मान ना करके भाषा का अपमान नहीं कर रहे? पिछले साल ही विनोद जी ने एक वीडियो में बतलाया था कि उन्हें अपने प्रकाशकों के द्वारा उनकी रॉयल्टी से वंचित किया गया है। आप तीनों की इस विषय पर राय जानना चाहूँगा। मेरा ये पत्र लिखने का उद्देश्य ये भी था कि जो हमारे 3 ताल के श्रोता हैं वो भी विनोद कुमार शुक्ल और उनके लेखन से अगर अपरिचित हों तो उन्हें खोजें और खूब पढ़ें। जय हो, प्रणीत, बेंगलुरु। बिल्कुल, हिंदी पे खास करके भाषा और हिंदी भाषा में साहित्य, इसके ऊपर हम लोगों ने कई एपिसोड्स में बहुत विस्तार से चर्चा की है। मुझे लगता है कि आप अगर उन एपिसोड्स को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साहित्यकार होना, साहित्यकार के रूप में प्रसिद्धि पाना और ख़ास करके हिंदी के मार्केट में वो कैसे दुरूह रहा है और उसको लेकर के विचार क्या रहे हैं। और शुक्ला जी को तो उस तरह से उनके पुरस्कार की चर्चा हम नहीं कर पाए। $50,000 भी उनको मिलेगा, जो लगभग 41 लाख रुपए है। ये हिंदी के किसी भी लेखक के लिए एक बहुत बड़ी राशि है। 41 लाख रुपए जिंदगी भर में हिंदी के तमाम बड़े लेखकों को नहीं मिल पाया पूरी जिंदगी में। और उनको भी एकदम मतलब बुढ़ापे में, और उनको भी इस उम्र में मिला है, और विनोद जी को उसकी बधाई भी। लेकिन हिंदी के साहित्य में इतने सारे नाम, जो बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट है हिंदी का, जिन्होंने सर्वोत्तम दिया है हिंदी को, वो सबसे निकृष्टतम जीवन उनको हिंदी के समाज ने, पाठक ने और सत्ताओं ने या समय ने उनको दी है। और उसमें शमशेर, मुक्तिबोध, उसमें त्रिलोचन, नागार्जुन, उसमें धूमिल के बेहिसाब नाम है। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने पूर्व एपिसोड्स में की है। मेरे ख्याल से वो एक आध रेफरेंसेस जो है खास करके हिंदी को लेकर के, क्योंकि बांग्ला में, मलयालम में, तमिल में लिखने वाले तमाम सारे लोगों को फिर भी उनके समाज ने बहुत तवज्जो दी है। मैं बस एक बात इसमें कहना चाहता हूँ, जो समाज अपने ब्याह का कार्ड अंग्रेजी में छापने लग गया है, उस समाज को अपनी भाषा पे कभी गर्व नहीं हो सकता। आजकल अभी टीम में भी कई लोगों की शादी हुई, समाज में भी कई लोगों की शादी हो रही है, कार्ड अंग्रेजी में आ रहे हैं, शादी के कार्ड अंग्रेजी में छपना शुरू हो गए हैं। इससे ये नहीं होता है कि मतलब ऐसे कौन से लोग आपके न्योता में हैं जो हिंदी का कार्ड नहीं पढ़ पाएंगे। कौन सा व्हाइट वाला गाउन पहन कर करके आई डू करने वाले हैं। हाँ, तो जिस समाज में कार्ड हिंदी में छपना बंद हो गया है विवाह का, उस समाज को अपनी भाषा के प्रति कितना गर्व और स्नेह है, इसकी ये वानगी है। ये बटुली का एक चावल है जो शादी का कार्ड है, और ये पूरी बटुली में चढ़े हुए अदहन की औकात बता देता है। तो हिंदी में अखबारों ने
चैनलों ने विनोद शुक्ल का क्या किया, ये बहुत बात की चीज़ है। उससे पहले हिंदी जानने वालों ने, हिंदी पढ़ने वालों ने, हिंदी में बोलने, सीखने, समझने वालों ने हिंदी का क्या किया है, ये देखिए। और फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, तमाम सारी भाषाएं, यहाँ तक कि भारत में मलयालम, तमिल और इस तरह की जो भाषाएं हैं, उनकी तुलना में हिंदी की जो स्थिति है वो बहुत करुण है, बहुत दयनीय है। कुछ नहीं हो सकता भाई साहब हिंदी का। पर जिन्होंने एक इस बहाने जो रिकमेंडेशन दी है विनोद कुमार शुक्ल की, वो मतलब मेरी तरफ से भी रिकमेंडेशन है। बिल्कुल। मेरे बहुत विनोद प्रिय जी- पसंदीदा लेखक हैं और मुझे उनकी आपने कई बार मैंने इस कई बार कार्यक्रम की इन्होंने जिक्र शुरुआत किया जो है हाँ। उनकी और मैं उनसे इसी किया। एक रिकमेंडेशन पे सहमत रहा हूँ। बाकी तो जावेद अख्तर, गुलजार सुनाते रहे, कुमार विश्वास भी, नहीं, है ना? और उनकी हालांकि आज मैं गुलजार सुनाऊंगा। हाँ उनके किताबों के शीर्षक भी मुझे बहुत पसंद है। खिलेगा तो देखेंगे, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, नौकर की कमीज, दीवार नौकर की में एक कमीज खिड़की पे- रहती थी। दीवार में खिड़की, और नौकर की कमीज पे तो कितने नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बेहिसाब नाटक हुए। आपने मुझे पूरी कहानी भी सुनाई थी एक बार किसी नाट्य जी जी। उनकी किसी एक नाटक वो शब्दों के इस्तेमाल का जादू और एक कमाल गहरी ये बात। होता था कि नौकर की कमीज का मंचन हो रहा होता था और हम थिएटर देखने पहुंचते थे, और साथ में हम लोगों के निर्मल वर्मा होते थे, अच्छा, कमलेश्वर होते अरे थे, राजेंद्र यादव होते थे। इस तरह के लोगों के साथ बैठ करके वो नाटक देखे। विष्णु नागर होते थे, विष्णु खरे होते थे, मंगलेश डबराल होते थे। एक विष्णु खरे थे तो दूसरे तो बैठे होंगे। नहीं, बाकी खोटे थे। बाकी नागर थे। अच्छा। विष्णु खरे और दुर्गा खोटे। जो तो- सबकी घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है, उन्होंने लिखा है। मैं क्या उनको बात विकुशु कहता हूँ प्रेम से, अच्छा। विनोद कुमार शुक्ल। और भला हो इन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का, जो कि हमारा ध्यान हमारे कंटाप अपने की घर तरह। की जो असासे हैं हमारे, उस पे ले जाते हैं। कंटाप की तरह हिंदी के समाज के मुंह पे लगते हैं ये पुरस्कार। विनोद जी खुश हुए होंगे इस पुरस्कार को पा करके। एक रिकग्निशन मिलता है साहित्यकार को, तो उसको लगता है कि जिस साहित्य के लिए मैंने पूरा जीवन दिया और सबसे लड़ा, लगभग सबसे, घर में पत्नी, महतारी, बाप, बच्चे, सबसे, साहित्यकार की स्थिति घर में बहुत दयनीय होती है। उसको कदम कदम पे जवाब देना होता है। कलेक्टरी करते तो 4 कोठी होती, कविता लिख रहे हैं आप, क्या करें आपकी कविता से। तो विनोद जी को बिल्कुल इससे साहस मिला होगा। लेकिन मैं इस तरह के पुरस्कारों को हिंदी के समाज के चेहरे पे कंटाप की तरह महसूस करता हूँ। ठीक है, अगली चिट्ठी आदर्श त्रिपाठी की, सीधी जिला मध्य प्रदेश। वाह। ताऊ बाबा सरदार को प्रणाम, तीनताल जिंदाबाद। आज मैं ये पत्र रात के 1 बजे लिख रहा हूँ और कल मेरी हिंदी विषय की बोर्ड की परीक्षा है। सोचा परीक्षा के बाद ही पत्र लिखूंगा और पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, पर जब से तीनताल के व्हाट्सएप ग्रुप में बाबा के विषय में संदेह अलंकार की उत्पत्ति हुई है, तब से मेरे हृदय में विरोधाभास की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई है और बाबा के बिना तीनताल सुनने की सोच कर ही मेरे हृदय में मौजूद भयानक रस का स्थायी भाव करुण रस में परिवर्तित हो गया है। और पहले पाठ की एक कविता की पंक्ति याद आई है, मैं निज रोदन में आग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं तो बाबा से यही कहूँगा कि आप अपना फैसला बदलकर सबको अद्भुत रस से भर दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार बाबा आप तीनताल के अलंकार हैं जो तीनताल की शोभा बढ़ाते हैं। और बिना अलंकार के न तो काव्य सुशोभित होते हैं और न तीनताल। उम्मीद है तीनताल का कला पक्ष, भाव पक्ष और रचनाएं पहले की तरह ही रहेंगी और तीनताल नीरस नहीं होगा। और अगर बाबा वियोग रसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसका भाव पल्लवन ज़रूर करें। आदर्श त्रिपाठी, सीधी जिला मध्य प्रदेश। बोर्ड में भैया अच्छा करोगे तुम। बहुत बढ़िया, बहुत सही। शाश्वत जी की चिट्ठी है चित्रकूट से और ये भी कमोबेश इसी तरह की चिट्ठी है। सभी को जय हो। बुधवार रात बाबा की बात सुनकर ये पत्र लिख रहा हूँ। सवाल कई हैं पर कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि पता है कि जब तक मेरी चिट्ठी पाएंगे तब तक सारे उत्तर दे चुके होंगे। अभी कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसा 2018 में AB डिविलियर्स की रिटायरमेंट के बाद लग रहा था, लेकिन दिलासा थी कि वो अभी IPL खेलेगा। वैसे ही सेम केस बाबा के साथ लग रहा है। अब इस पुराण पर ज़्यादा नहीं लिखूंगा, बस अंत में एक बात,
जो भी होगा उसको मैं ऐसे देखता हूँ कि बॉल विकेट को छू कर गई है, बेल्स को नहीं गिराई है, इसलिए कोई भी आउट नहीं हुआ है। शाश्वत चित्रकूट। कुछ भी आउट होता नहीं है गुरु, और ज़रूरी नहीं कि आईपीएल हो सकता है कि आईपीएल हो, लेकिन ज़रूरी है कि मतलब संभव है कि वापस घरेलू मैदान पे खेलते नजर आए। अनूप बाबा कुमार जा रहे हैं, आदमी जाता आने के लिए गए, बाबा अभी को आ गए थे। अनूप कुमार चिट्ठी है बनारस वाले। ताऊ बाबा और सरदार की हर दिल अजीज़ तिकड़ी को ढेर सारी मोहब्बत। मैं आपका वही बनारस वाला श्रोता अनूप कुमार। क्या बात। तो अनूप आगे लिख रहे हैं कि मैं इस शानदार पॉडकास्ट का वो ज़ईफ़ दिल दादा हूँ जिसने इसे महज एक पॉडकास्ट से एक आंदोलन के रूप में बदलते देखा है। हमेशा की तरह इस पॉडकास्ट की कुछ ऐसी विशेषताओं को उल्लिखित करना चाहूँगा जिनका मैं बड़ा मुरीद हूँ। इनमें सबसे अव्वल है इसका लोगों में वैज्ञानिक चेतना के विकास को प्रोत्साहित करना, वो भी बेहद मनोरंजक तरीके से। आज के इस दौर में जब विभिन्न संचार माध्यमों पर लोगों में धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और विद्वेष फैलाने के संगीन आरोप लगते हों, तीन ताल नाम का ये पॉडकास्ट हवा के एक ताज़े झोंके जैसा सुकून देता है। दूसरा, मुझे निजी रूप से ये पॉडकास्ट घर के उस बुज़ुर्ग व्यक्ति जैसा लगता है जिसके पास देश दुनिया के विभिन्न विषयों की अकूत जानकारी हो, जिसमें धर्म, दर्शन, आध्यात्मिकता से लेकर राजनीति, पाक कला, गीत संगीत, अभिनय, फिल्म निर्माण की बारीकियां, शेर व शायरी, नज़्म गज़ल, विभिन्न भाषाओं की बारीकियां और उनका साहित्य से लगायत दुनिया जहान की बातें हैं। मैं एक जिज्ञासु बच्चे की तरह उनके पास बैठ विस्मित हो सुनता रहना चाहता हूँ। उसके अनुभवों को अपने जीवन का सरमाया बनाता रहता हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि अपने इस प्रिय पॉडकास्ट के हर महत्वपूर्ण पड़ाव के दौरान मैं इसका साक्षी रहा। 50वें एपिसोड में मैं आभासी रूप से, 100वें एपिसोड में सशरीर और इसी क्रम में 125वें एपिसोड में चिट्ठी लिखकर उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ। मैंने अनगिनत लोगों को इसे रेकमेंड किया है और यकीन मानिए किसी ने भी इसे सुनकर निराशा जाहिर नहीं की, अपितु इसकी शान में कसीदे ही पढ़े। और अंत में जाते जाते प्रिय बाबा से एक बात पूछनी थी। अब की रंग भरी एकादशी में बनारसे में हई मणिकर्णिका घाट पर तोके खोजब रहबा न गुरु। जय हो। अनूप कुमार बनारस वाले। एकादशी लग गल ह, अरे हम एहर स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड करत हई त ए बारी छूट गल ह, लेकिन बनारस जल्द आना होगा। अगली चिट्ठी इस बार अनाउंस करके आएंगे। ट्वीट कर दीजिएगा इस बार। ये जो अनूप ने कंटेंट लिस्ट बनाई है ना, उसको क्या कहते हैं, अनुक्रमणिका, धर्म, दर्शन, आध्यात्मिकता, वो वाली। हाँ, वो कमाल की है। उन्होंने मतलब इन्होंने ऐसा नहीं कि ये कोई विशेषण लगाने के पर्पज से किया। इन्होंने जो भी कंटेंट हम कह रहे हैं उसको कैटेगराइज करते गए और उसको चैप्टर्स में इन्होंने ब्रेक करके एक वो दे दिया। वो बहुत कोई कहे कि तीन ताल में होता क्या है तो आप बता सकते। हाँ, तो आप बता सकते कि ये होता है। मिथुन गिरिडीह झारखंड से अगली चिट्ठी। नमस्कार, मैंने जब से बाबा के आज तक छोड़ने का समाचार सुना है, मेरे दिल में, मन में किसी तरह की हलचल, घबराहट, बेचैनी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई अपना दिल के बहुत करीब का बहुत दूर जा रहा है। वैसे तो मैं जब से जवान हुआ हूँ सिर्फ 3 बार रोया हूँ। 2 बार मेरी बहनों की विदाई में, एक बार जब पिछले वर्ष मेरे पिताजी मृत्यु के बहुत करीब पहुँच गए थे सांप के काटने की वजह से, और अब मुझे अंदर से रोने जैसा महसूस हो रहा है। मिथुन गिरिडीह झारखंड से। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं भी कुछ नहीं कह सकता मिथुन भाई, पर वो कहते हैं ना कि वो हाल बहुत लोगों का है, इस कमरे में भी है, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें और हम सब एक दूसरे को साहस दें। और आपके पास 125 एपिसोड है कई बार सुनने के लिए, और अगर आप लोग चाहेंगे तो 126वां भी आएगा, वो आप पर निर्भर। 126वां तो आएगा ही, हाँ, मतलब वो तो एक बार आना ही है, एक ब्रेक के बाद। पर वो 127 से लेकर 200 250 पता नहीं क्या होगा, वो भी हो सकता है। पर आप लोग जैसा सुझाव देंगे, जैसी सलाह देंगे, वैसा हम करेंगे। अगली चिट्ठी मकसूद अहमद की, जो आपके हाथ में है और जो थोड़ी उर्दू में और थोड़ी हिंदी में लिखी गई है, मस्कट ओमान से। तो उसमें वो लाइन भी है जिसको आपने जो ईयरवर्म हो गया गुलाम अली की आवाज़ में अभी मेरे कानों में, बाहज़ारा इज़्तराब और 100 हज़ारा इश्तियाक, चुपके चुपके रात दिन में। अच्छा, क्या बात, लाइन क्या बात है। इन्होंने लिखा है कि मकसूद अहमद साहब ने लिखा है, बड़ी मुद्दत से
शुदो मद के साथ खत लिखने की आरजूमंद रहा, लेकिन ख्वाब ये शर्मिंदा ताबीर ना हो सकी। इस आरजू में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें। तौबा मेरी जाम मेरा तौबा शिकन, सामने ढेर हैं पैमानों के। हाय हाय। सभी तीन तालियों को जय हो। आप तीन बुजुर्गवार को मैं क्या तस्बीह दूं, अल्फाज के इंतखाब में दुश्वारी है। बुजुर्गवार कहते ही कुलदीप खां से अल्फाज के इंतखाब में दुश्वारी है। पिछले कई दिनों से बाबा के आज तक से इंतकाल की खबर से तबीयत में बेकरारी रही, और उस पर सितम ये कि इंतकाल से मुंतकली का अलम जारी है। ग्रुप चैट की तमाम लाइनों पर तवज्जो रही, हालांकि अपनी तबीयत में इस तरह के बार उठाने की हिम्मत नहीं। इसी उम्मीद पर कि गुलशन हमारा हमेशा हरा भरा रहे। कहने और सुनाने को बहुत कुछ है, खैर फिर कभी। वाह, मकसूद अहमद, मस्कट, ओमान। क्या बात। क्या मतलब, उर्दू कितनी सुंदर भाषा है। आज तक से इंतकाल मुंतकली बाहज़ारा इज़्तिराब सद बहारा। इन्होंने सद बहारा लिखा है हिंदी में, लेकिन ऊपर में सही लिखा है इन्होंने, ऊपर में भी सद बहारा लिखा है। हजरत मोहानी ने बाहज़ारा इज़्तिराब और सद हज़ारा इश्तियाक। अच्छा, बिल्कुल वही हाल हमारा भी है। हम भी 100 एंग्जाइटी और 1 लाख विशेष के साथ बाबा को ये कहने में समर्थ हुए कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। पर हाँ, इज़्तिराब बहुत है। इज़्तिराब बाबा को भी है, हमारा इश्तियाक उनके साथ है। लेकिन जो इज़्तिराब आप महसूस कर रहे हैं वो इज़्तिराब हमारा भी है। अगली चिट्ठी ऑडियो चिट्ठी है, गौरव अवस्थी की है। कुलदीप सरदार, कमलेश ताऊ जी को मेरा प्रणाम, और हमारे प्रिय बाबा पाड़नी बाबा को, बाबा पांचवे। हमारा नाम गौरव अवस्थी है। बचपन तो हमारा सीतापुर में बीता, अभी तो हम लखनऊ में रह रहे हैं और लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। 119वें एपिसोड मेरी चिट्ठी शामिल हुई थी, उसके लिए कुलदीप जी का धन्यवाद। और बाबा ने वादा भी किया है कि जब वो सीतापुर आएंगे तो मिलेंगे, तो हम उसकी प्रतीक्षा है। नहीं तो हम भी कभी दिल्ली आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। बाबा कह रहे थे कि ऑडियो नोट भेजो, तो इसलिए भेज रहा हूँ। लिखने में थोड़ा सहज महसूस करता हूँ, तो लिख के भी मैं भेज सकता था, लेकिन अब ऑडियो नोट की गुजारिश है 3 साल स्टाफ की तरफ से। बहुत लोग भेजे होंगे तो मैंने भी सोचा ऑडियो नोट ही भेज देते हैं। तो वही पार्क में बैठे हैं, चिड़िया भी चच रही है, पीछे कोई सामान नहीं बेच रहा है, आलू ले लो, गाजर ले लो, लेकिन वो सब आपको सहन करना पड़ेगा। मतलब मैं अभी कितने एपिसोड सुन चुका, 124वां एपिसोड है, 125वें में ऑडियो नोट शामिल होगा मेरा, और 115वें से मैं जुड़ा हूँ। उसके बाद मैं पीछे जा रहा हूँ, बैकवर्ड सुन रहा हूँ। इस समय मैं 89th एपिसोड पे हूँ। ये मतलब 3 साल आपको चीज़ों को याद दिलवाने में बड़ी मदद करता है। कुछ भी अगर आप भूले हों, कभी आपका कोई बिंब धुंधला पड़ रहा हो, तो उसको कैसे विविड करता है, कैसे उसको गहराई के साथ दिखाता है, तो ये 3 ताल है। अब जैसे अब 3 ताल का मूल क्या है, उस पर थोड़ी मैं बात करना चाहता हूँ। कुछ बात होती है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है कि गलत है। लेकिन 3 ताल ने मैंने जो किया, 3 ताल एक ग्रे एरिया पे बात करता है कि सही और गलत के बीच क्या है, तो वो ढूंढने का प्रयास 3 ताल करता है। बाबा है, ताऊ है, कुलदीप जी हैं, तो वो ग्रे एरिया बात होती है। और जीवन का जो मूल है वो उस ग्रे एरिया में ही है, बीच में है ना, इधर का एक्सट्रीम ना उधर का एक्सट्रीम। जीवन तो मध्य में है, 3 ताल जीवन है। तो उसी को लेके अभी तक 125 एपिसोड हो चुके हैं, और बीच में अब बाबा बोल रहे हैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो बाबा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। आप लोग लाए हैं, 3 ताल लाए, इतनी बढ़िया चीज़, तो अगर आगे कुछ होगा तो हम सह लेंगे। अब बाबा से बस अनुरोध ये है कि आप छोड़ के जाना नहीं, 3 ताल मत छोड़ना, बाकी कुछ भी हो जाए। एक्सपेरिमेंट करा, वीडियो कॉल पे जुड़ो, कैसे भी जुड़ो, कहीं भी जाओ, लेकिन 3 तालियों का आपको ख्याल रखना है, ये आपको करना है। और बाकी आपके कोई भी कदम होगा उसका हम लोग सम्मान करते हैं। नहीं होंगे, दुख होगा, लेकिन मुझे पता है कि आप दुख होने नहीं देंगे। इस साथ अब मैं बंद कर रहा हूँ इसको। थैंक यू सो मच।
इसको अगर शामिल कर लीजिएगा तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा होगा। मतलब शामिल हो ही जाएगा, इसमें नहीं होगा तो 26वें में हो जाएगा, ये पता है। तो जब भी हो जाए थोड़ा बढ़ा के करिएगा। बाकी थैंक यू कुलदीप जी, और बाबा को फिर बाबा पांचवे नमस्ते, जय हो। जय हो। और ये मुझे लगता है कि तीन ताल के इतिहास की सबसे चहकती हुई चिट्ठी थी। हाँ, चिड़िया लगातार पीछे बोल रही, लगातार। इतना सुंदर लगा हमको। और जो लोग सुन रहे हैं ना 125वां एपिसोड और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों बार बार तीन ताल में अक्सर कहता रहा हूँ, और इस बार बेबाक बुधवार में भी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये गुजारिश की कि ऑडियो चिट्ठियाँ भेजिए। देखिए कितनी चिड़िया आज इस स्टूडियो में बोली हैं, कितना मधुरता। मैं जब इस पत्र को गौरव भाई के सुन रहा था तो मैं स्टूडियो की हवा से निकल के एक बहुत फ्रेश हवा को महसूस कर पा रहा था। पार्क में बैठ गए थे इनके सामने वाले बेंच, इनके साथ में बेंच पे रहे और ये कहते जा रहे हैं क्या सुनो ऐसा है, तीन चाल चलावत रहो, बाकी जो करें तो उन करो। दूसरा क्या है ना, कमाल की उम्मीद और कॉन्फिडेंस लिए हुए ये पत्र था। 125वें में ना सही 126वें में तो होगा। ये जो पॉजिटिविटी है, बाप रे, हम में नहीं है ये। तो गौरव भाई आप दरअसल उसी ग्रे में हैं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं सिविल की। इसके पहले सिविल की तैयारी नहीं कर रहे थे, इसके पहले एक एक क्लास पास करते चल रहे थे, और सिविल की तैयारी के बाद कुछ हासिल करके फिर आगे एक पूरा जीवन जीने के लिए पड़ा है। आप इस वक्त अपने करियर और जीवन के ग्रे में हैं। तीन ताल की परिघटनाओं के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि दरअसल जीवन का मज़ा जो है और जीवन का मूल जो है वो उसी ग्रे में है, और उसी ग्रे की बात यहाँ पे हो रही होती है। और उस ग्रे में जहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं हो, इतना पॉजिटिव रहना, इतना चहकते रहना, ये एक बहुत सुखद घटना है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और दुआएं कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उसमें सफल हों। काजल डेका की अगली चिट्ठी है और वो आई है नागांव, आसाम से। तो मेरे ख्याल से आसाम से मुझे याद नहीं इसके पहले कोई तीन ताल में चिट्ठी आई हो, मतलब याद नहीं आ रहा। हाँ। ताऊ बाबा और सरदार को मेरा जय हो। मैं नागांव, असम से आपका नियमित श्रोता काजल डेका, ब्रैकेट में मैं लड़का हूँ। ख़राब हिंदी की वजह से चिट्ठी नहीं लिख पा रहा था। मैं लगभग 3 महीने से तीन ताल सुन रहा हूँ, पर देवनागरी में लिखने में होने वाली वर्तनी की अशुद्धियों के डर से मैं चिट्ठी लिखना टालता रहा। मेरे स्कूल में हिंदी और संस्कृत कंपलसरी सब्जेक्ट थे, तो हिंदी से मेरा परिचय रहा, पर मेरी मातृभाषा असमिया और काम की भाषा अंग्रेज़ी होने के कारण देवनागरी लिखने की आदत छूट गई। सरदार जी को मैंने पहले लल्लन टॉप पर देखा था और वहीं पर एक दिन बाबा को पीयूष मिश्रा के साथ भगत सिंह पर बातें करते देखा। क्योंकि सरदार जी मेरे परम प्रिय हैं, तो बाबा से मेरा तुरंत कनेक्ट बन गया और मैं ढूंढने लगा कि ये बाबा किस पेड़ के नीचे बैठे हैं, और हमें ताऊ का बंदर ऊंचे पेड़ पर दिख गया। इस तरह हम तीन तालिया बन गए। तीन ताल में सरदार मेरे फेवरेट हैं क्योंकि आज तक किसी चिट्ठी को मैंने किसी को ऐसे बोलता नहीं सुना, और मैं भी बंदर की तरफ हूँ। बाकी तीन ताल के सारे एपिसोड मैंने सुन लिए हैं, कुछ एपिसोड रिपीट पर भी सुन रखे हैं। अब तो तीन ताल मेरे खून में इतना जा चुका है कि अपनी चिट्ठी ही लिखते वक्त मुझे सरदार की आवाज़ में सुनाई दे रही है। क्या बात है। और मेरे मायने से अजीज़ मियाँ वाला एपिसोड आज तक का सबसे अच्छा एपिसोड रहा है। आप लोग कभी असम आएँ तो उसके बारे में बताएं। काजल डेका, नागांव, असम। काजल भाई ने 2 काम बहुत कमाल के किए। आप किसी लैंगिक परसेप्शन पे, परिणति पे पहुँचें इस पत्र में नाम पढ़ के, अपने क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों की वजह से। उसके पहले ही उन्होंने उसको तोड़ दिया कि मैं एक लड़का हूँ। ये कमाल का काम था। और दूसरा, असम में बैठ के अजीज़ मियाँ के एपिसोड को बेस्ट कह देना, क्या बात, कातिलाना है। मतलब तीन ताल के जन्म हमार सुफल भा आजू मूवमेंट जो है ना, वो यही सब है। और हिंदी आपकी अच्छी है। हाँ, माशाल्लाह, चकाचक हिंदी है गुरु। राज पटेल, सौराष्ट्र, गुजरात। मैं 22 वर्षीय राज पटेल मूलतः सौराष्ट्र गुजरात के पावन गिरनार की गोद में जूनागढ़ से हूँ।
लेकिन हाल सरकारी नौकरी की वजह से गांधीनगर में कार्यरत हूँ। मुझे कुलदीप मिश्र की वजह से इस पॉडकास्ट के बारे में पता चला और आप तीनों का हर शनिवार को इंतज़ार रहता है। डिप्रेशन एक आदर्श अवस्था है, ये ताऊ की लाइन कई महीनों से मेरे दिमाग में गूंज रही है और इस एक लाइन से मैं कायल और सुन्न हो गया था। ऐसे तो कई फ़ैन मूवमेंट हैं, पर बहुत मज़ा आ रहा है सुनकर और मैं ये मज़ा पूरे जहान को देना चाहता हूँ। कल रात का स्पेस सुना, पता नहीं क्या होगा आगे, पर इतना यकीन है कि जो होगा सो अच्छा होगा। ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि दूसरी चिट्ठियाँ भी सुननी है। अंत में गुजरात के नामी साहित्यकार हैं सुरेश जोशी, उनकी एक लाइन मुझे छू गई। वो कहता हूँ कि मेरे सुख को केंद्र में रखकर ईश्वर ने इस जगत का निर्माण नहीं किया है। पहली बार 10वीं के बाद हिंदी लिख रहा हूँ, गलती के लिए माफ़ी। राज पटेल। भाई राज, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर और इतना छोटा और इतना सटीक। जो कुछ कहना चाहते थे आपने कह दिया। सब कुछ कह दिया गुरु। आप कमाल के एडिटर हो गुरु। ये लाइन मैंने मतलब एडिटेड द कंटेंट फाइन, उधार ले लिए, इसका मैं इस्तेमाल करूँगा। हाँ, और भगवान ने मेरे सुख को केंद्र में रख के संसार नहीं रचा है। अगली चिट्ठी आकांक्षा सिंह की, बस्ती उत्तर प्रदेश से। बाबा, ताऊ, सरदार, सभी तीन ताली परिवारजन को नमस्कार। 123वें एपिसोड में परीक्षाओं और नकल पर एक वृहद विचारमयी और सारगर्भित चर्चा हुई, जिसमें मैं अपना दृष्टिकोण बताना चाहूँगी। परीक्षा देने के प्रथम चरण में जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचते हैं तो आपके सभी संबंध गेट के बाहर रह जाते हैं। वो इस बात का प्रमाण है कि ज़िंदगी तुम्हारी है तो इसकी लड़ाई भी तुम्हारी है, तो जाओ, लड़ो और जीतो। अंदर जाने पर आपको पूरे साल पढ़ाने वाले अध्यापक वहीं मिलते हैं, पर वो आपको पहचान नहीं रहे होते। आपकी तलाशी ली जाती है। उसके बाद आप निर्धारित बेंच पर बैठ जाते हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले आप अपने आसपास बैठे लोगों से थोड़ा बहुत परीक्षा वाले विषय पर बात करते हैं और परीक्षा शुरू होने की घंटी से लेकर ख़त्म होने तक आपके पास सिर्फ आपका मस्तिष्क, आपका स्केच पेन, पटरी और घड़ी के सिवाय न कोई वस्तु आपके साथ होती है, न कोई व्यक्ति और न कोई विचार। फिर परीक्षा ख़त्म होती है और आपका 3 घंटा 2 तरह से ख़त्म होता है। पहला, अगर आपको सब आ रहा है तो आपके पास सिर्फ 3 घंटे थे, मतलब समय कम पड़ रहा होता है विचार अभिव्यक्ति के लिए। दूसरा, यदि कुछ भी नहीं आ रहा होता तो लगता है कि 180 मिनट बिताने कितने कठिन हैं। मैं कक्षा 10 से इस बात का काउंटर ढूंढ रही हूँ कि पेपर कैसा हुआ का जवाब क्या देना होता है। मुझे कभी परीक्षाओं से डर नहीं लगा, पर इस प्रश्न ने तो मुझे काफ़ी परेशान किया है और मैं इससे डरती भी हूँ, इस प्रश्न से। मैं आपको इंटरमीडिएट परीक्षा का अनुभव बताती हूँ। सरकार के बदल जाने के कारण ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा स्कूल में लग गए थे और नकल माफियाओं को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। सभी अपने कर्तव्य पथ पर उस तरह नहीं चल पा रहे थे जिसकी समय को दरकार थी। मेरा नाम ए से होने के कारण जीवन की सभी परीक्षाओं में मुझे प्रथम बेंच प्राप्त होने का अगणित सौभाग्य प्राप्त होता रहा। बेंच के साथ एक चीज़ और कॉमन रही, खिड़की। परीक्षा ना छोड़नी पड़े, जिसके कारण कुछ लोग पैसे देकर नकल करते थे, जिनमें से कुछ लोग अपने जीवन के साथ खेलकर उनके लिए चिट, पुर्जी और फर्रे लेकर आते थे। गणित की परीक्षा चल रही थी। मेरा मुख्य विषय होने और तैयारी ज़बरदस्त होने के कारण मैं प्रश्न पत्र पढ़कर काफ़ी खुश थी। पेपर शुरू हुआ, आधा घंटा बीता, फिर तय शुरू हुआ कि कार्यक्रम कि 5 का गा लाए हैं तो उसके पहले 14 का गा रहा है, उसको बाद में कर लेना। और खिड़की से पुर्जी का आदान प्रदान शुरू हो गया। अभी ये काम पटरी पर आया ही था कि तब तक बैच आ गया। बैच यानी चेक करने वाले। स्कूल में भगदड़ मच गई। वे सभी लोग अक्सर परीक्षाओं में आते जाते रहते थे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम अपना सॉल्व करने में लगे थे। 3 लोग कक्षा में दाखिल हुए, इधर उधर निगाह दौड़ाई, सबने अपनी पर्ची छिपा ली और फिर उन लोगों ने सीट के नीचे देखा, कोना देखा और फिर खिड़कियां देखने लगे। फिर उन्होंने मुझे खड़ा किया और एक मैम को बुलाकर मुझे चेक करने के लिए कहा। मुझे लगा रूटीन वर्क है, लेकिन वो लोग मेरी स्कूल की टीचर से कहने लगे कि ये नकल कर रही थी, इसके बगल में खिड़की पर चिट पड़ी मिली है। मैं घबरा गई, मुझे रुलाई आने लगी। ऐसा लगा कि जैसे सब खत्म। वो मेरी कॉपी पर रेस्टिकेटेड, हमारे यहाँ कहते हैं लाल पेन चलाना, लिखने ही जा रहे थे। तभी मेरा दिमाग काम किया और मैंने कहा कि सर आप लोग कैमरा चेक कर लीजिए और फिर निर्णय लीजिए कि क्या करना है। तब तक वहाँ पर सभी स्कूल स्टाफ, नकल माफिया और गेट पर बैठे 4 पुलिस वाले सब लोग उपस्थित हो गए और मेरे कैमरा चेक करने की बात कहने पर बैच को लगा कि शायद मैं सही बोल रही हूँ और फिर उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं खुद ही उन सब के नाम बता दूँ जो नकल कर रहे थे। मैंने कहा सर क्या गारंटी है कि मैं यहाँ से सुरक्षित घर पहुँच जाऊँगी ये बताने के बाद, और मैं कब तक सेफ रहूँगी अगर मैंने नाम बता दिए। तो फिर कैमरा चेक हुआ, 9 अध्यापक और 32 सहपाठी रेस्टिकेट हुए और इतना सब होने जाने में मेरे 45 मिनट का नुकसान हुआ। फिर जैसे ही मुझे मेरी कॉपी मिली, मैंने लिखना शुरू कर दिया। समय ख़त्म हो गया।
मेरे सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छूट गए। सब लोगों से कॉपी ली जाने लगी। मैंने भी लिखना बंद कर दिया। फिर सब लोगों ने कहा कि तुम लिखो, तुम्हारा बर्बाद हुआ समय तुम्हें वापस मिलता है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी प्रश्न हल किए, कॉपी नत्थी की। उन लोगों ने कहा कि हमें तुम पर गर्व है। फिर वहाँ से थोड़ा ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद वे सब मेरे साथ ही बाहर आए। पापा ये सब बात बाहर ही खड़े जान चुके थे और वो अकेले खड़े होकर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे बाहर आने पर मैंने उनके चेहरे पर एक संतोष, सादगी और शांति युक्त मुस्कान देखी। फिर बैच लोग जो कि दूर संचार विभाग से थे पापा से मिलकर मेरी तारीफ़ों के पुल बांधने लगे। मैंने भी इसका आनंद लिया। फिर रास्ते में पापा ने पूछा, कैसा था पेपर? मैंने मन में सोचा कि बैच ने इतना भी नहीं डराया जितना ये प्रश्न आज भी डराता है। मैंने कहा, बहुत बढ़िया था पापा। अरे वो तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। आकांक्षा सिंह बहुत बस्ती। बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, बुना बहुत अच्छी है हाँ। कहानी, है ना? और बैच मतलब हम यूपी में जितने भी लोग हाँ, पढ़े बैच ही हैं कहते हैं, हाँ। वो सब जानते हैं कि बैच हमारे यहाँ उसको फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं। वो भी बोलते असल हैं, नाम तो थोड़ा वही लेकिन दस्ता। हाँ उड़न दस्ता आ गया। लेकिन बैच जो है वो आते वो जीप से ही थे। ए बैच 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 ऐसे फुसफुसा के विद्यालय के गेट से कब तक कमरों में दाखिल हो जाता था पता ही नहीं चलता था। और अब संभवतः आज की आखिरी चिट्ठी, अगर अभी रिकॉर्ड करते करते कोई और आ गई तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि लगातार आ रही है। और ये तरुलिका की है ऑडियो चिट्ठी, ये मैं चलाता हूँ। कुछ समय पहले पता चला कि आप तीनों के तिकड़ी को बीटीएस ग्रुप कहते हैं, तो हमारी बीटीएस ग्रुप को गोड़ लागत है नहीं। ये जो बाबा कल आपने बेबाक बुधवार में होमवर्क दिया है ना, उसको करने के लिए पूरा चैप्टर सुनना पड़ा। कुछ टेस्ट होने के कारण 124वां एपिसोड सुन नहीं पाए थे। आज सुबह में उठे हैं, सुने हैं और रिकॉर्ड करने बैठ गए हैं। उस एपिसोड में आप लोगों ने जोड़ियों से लेकर के मौसम तक की बात करी थी। बात अक्सर जोड़ियों की क्यों की जाती है, तिकड़ियों की बात क्यों नहीं होती? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रोहित, धवन, कोहली, ताऊ, बाबा, सरदार। कोहली तो कभी कभी रोहित और धवन के बिना चल भी जाते हैं, लेकिन बचपन से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को साथ में ही सुना है। पता नहीं वो तीनों हैं भी या नहीं, पर आप तीनों तो है ना। सरदार शुरुआत करते हैं, बाबा आगे ले जाते हैं और ताऊ के सटायर पर चर्चा खत्म हो जाती है। आई एम नॉट एंटी चेंज, बट आई विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस एनी चेंज इफ इट माइट ऑकर। नहीं मतलब ये कौन सी बात हुई? अभी मेरा बचपना पांव पटकते हुए जिद करना चाह रहा है और कहना चाह रहा है कि बाबा तू ना ही जेबा तो मेजा बैठ के रहो अब। और इसी के साथ साथ ये जो फालतू का मैच्योर मन है वो समझाया जा रहा है कि अरे वो बाबा है, जहाँ रही हैं अपन जलवा बिखेर ले रही हैं। और इन दोनों के ऊपर एक और जोन में मेरा मन है जो कल वाली बाबा की ही बात दोहरा रहा है कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब यही है, इसी दुनिया में है। 3 साल हमारे जीवन का वो सीनरी है जहाँ सब कुछ है। 3 बकैत लोग हैं जिनको दुनिया भर की जानकारी है। बहुत सारे सुनने वाले हैं, बहुत सारे सीखने वाले हैं, और कुछ और बकैत लोग हैं जो ताऊ का सटायर कॉपी पेस्ट करते रहते हैं हर जगह। अंत तो करने की कोई इच्छा नहीं हो रही है। सही में मन कर रहा है कि बाबा का कुर्ता पकड़ के खींचते हुए बोले, चल जाइबा तो जियत रह तरुलिका बच्ची के बोली हम क्या। अरे दोनों जानी जिनके साथे बैठे ला तू, एक जनी जिनका तू पतिया हमेशा काट देला, दूसरे का जानी जो सटायर पे सटायर मारे ना, वो बताइया ना कि ताके मिस करिया। हो सकेला कि तू लोग आपस में मिलत रहा, मिलबे करबा, लेकिन एक साथ फिर ही घरे में ना मिलबा ना, 3 साल वाले घरे में। ई आस में कि तू हमनी के साथ रहबा। तरुलिका जय हो। उन्होंने ये कह दिया है कि मान तो नहीं रहे हो तुम भी, पर बेटा मिस तो सरदार और ताऊ भी करेंगे। और उन्होंने अपनी भाषा में कह दिया है। इसको अंत कर दिया जाए आज के एपिसोड। जय हो। ऐसे ही फिर मिलेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक तो हम आपकी चिट्ठियों का इंतजार करेंगे। आपके सलाह सुझाव जो आएंगे उसके बाद देखा जाएगा। तो एक बार हम आपको बताने तो ज़रूर आएंगे क्या फ़ैसला हुआ है, और उसके बाद भी आए तो अच्छा है। वाह। मैंने शुरू में ही कहा था कि बाबा बिला वजह जो है इनके गले से ठहाकों की आवाज़ें आती हैं और बेहिचक रूंदने की भी। ये चक्र इन्होंने यहाँ आके पूरा किया, ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। चिट्ठियाँ लिखिएगा radio@aajtak.com पर। बताइएगा कि ये घर जिसका जिक्र तरुलिका कर रही थी
इसके साथ अब क्या किया जाए। मिलते हैं 3 ताल में, होपफुली एक ब्रेक के बाद। जय हो, जय हो। जय हो।